मकसद ये था कि जो सेमिनार शुरू करा, 2 सेमिनार्स हो गए, अब ये लेक्चर भी ख़त्म होने की इस पे है। इतना ही बोल सकता हूँ कि ये फील्ड में मैं चला था अकेला जानिबे मंजिल के तरफ, मुक्तदीर साहब मिल गए, कारवां बनता गया। तो मैं मुक्तदीर साहब को ये मेरे पूरे सीरीज, लेक्चर के सीरीज और सेमिनार होने तक छोड़ने वाला नहीं। दिस इज ओवरऑल ऑर्डर and it will be executed in due course of time also. मुक्तदीर साहब के भाई साहब की जो आवाज़ है वो तरस तो हम देखे हैं और वो भी हमारे साथ रहेंगे, उनकी कंपनी पूरी हमारे साथ रहेंगे, मेरे जूनियर्स भी हमारे साथ रहेंगे। यही टीम के साथ मैं जो काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा मकसद ये नहीं है कि जो है इससे कोई शोहरत मिलना बोल के। मैं तो वकालत 33 साल कर रहा हूँ, आप मेरे को क्या ज़्यादा वकालत करना, ये वो सारे चीज़ें नहीं है। पहले से कुछ पब्लिक यूटिलिटी काम करते आ रहा हूँ, आज भी जो है ये काम उसमें जो है शरीक कर रहा हूँ, ये काम करते आ रहा हूँ। जो आवाम को मालूम हो या हमारे एडवोकेट्स को मालूम हो और जो हमारे दोस्त अहबाबों को ये चीज़ मालूम होना कि शरीयत क्या है। मुक्तदीर साहब 2 चीज़ें बताए, ख़ास करके मैथमेटिक्स के बारे में बताएं। मैथमेटिक्स लॉयर अगर है तो लॉयर बनना ज़रूरी है। बोले से मेरे वालिद साहब को मैं आज याद करता हूँ, क्योंकि जब मेरा बीए ख़त्म होने के बाद में जब डिस्कशन चला कि मैं इंजीनियर बनना बोल के, तो वालिद साहब हमारे भाई साहब थे, तो क्या इंजीनियर बनता है, तेरा मैथमेटिक्स वीक है, तेरे को मैथमेटिक्स आता ही नहीं। तो मैं भी समझ गया, आज मेरे वालिद साहब की मेहरबानी है, मेरे भाई साहब की मेहरबानी है, वकालत भी कर रहा हूँ, ये भी सारे जो चीज़ें कर लेते जा रहा हूँ, ये हमारे वालिद साहब की मेहरबानी है। उनके याद में जो एक रखा हूँ, ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट समझता हूँ। दूसरी बात, मेरे वालिद साहब जो मेरे को पढ़ाते टाइम पे जो ये करते थे, कैसा जो है पैसे देना करना, सारे चीज़ें वो चीज़ें भी मुझे मालूम है। ये एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि दी ब्रदर इन लॉ ऑफ माय फादर हैज़ कमिटेड मर्डर ऑफ हिज वाइफ, दैट इज़ द रियल सिस्टर ऑफ माय फादर, एंड माय फादर टुक द अमाउंट फॉर द पर्पज ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर्स and took the DC to the hospital at Vijaypur, and after spending the amount she couldn't survive, and thereby after her burial, the geniusness of my father, I am giving the example, he has brought his brother-in-law, he has brought all 7 sons and a daughter with him to Afzalpur. We are already 12 in number, and those 8 to 9 persons also joined in our family. They remained with us for 8 to 10 years. Thereafter they settled and they are residing separately. But my example is that how my father was. If a person commits murder, immediately that person, aggrieved person, you go to the police station and register the FIR, and 302 will be registered, and everyone will see that this person should go behind the bar. But it was not the concept of my object of my father, seeing that the children and daughter of his sister were minors and they were orphanage. Thereby he has brought the son and daughters and including his brother-in-law. So this is also one tribute to my father. Muqtadir said that the murderer is disqualified. It is also the concept of Mohammedan law, and important aspect to be considered is बोले तो दूसरी बीवी के बच्चे, या जिसे ये भी कह सकते हैं कि एक लीगल वर्ड है बास्टर्ड बोल के,
तो सेक्शन 85 के हिसाब से अगर किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ रखने के बाद में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बास्टर्ड कहा जाता है, जिसकी वजह से वो जो है उनके ही बच्चे रहते हैं, बल्कि ये बाप का जो पैदा करा है उनके बच्चे नहीं रहते, जिसकी वजह से उनको शेयर नहीं मिलना बोल के। उसके बाद में मिसिंग पर्सन का भी एक सवाल आता है कि 7 साल तक अगर कोई वालिद अगर मिस हो गया तो उसके बदले में जो है 7 साल इंतज़ार करके बाद में जो है सूट फाइल करके वो पार्टीशन कर लेने का एक ये भी जो है मोहम्मदन लॉ में है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मेरे को ये बताना है कि डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से मेरे को ज़रा बताना है, ज़रा मैं उस चीज़ को लास्ट में लेता हूँ। लेकिन मेरे को ये भी बताना है कि जो ये जो अभी मुख्तदीर साहब बताए, ये जो है pre-deceased son, the family of pre-deceased son and daughter, they are not entitled for share in the property when the son dies during the lifetime of father. So ये हमारे पास कुछ तब्दीलियाँ होना था, जैसे कि पाकिस्तान जैसा बांग्लादेश है, वहाँ पे कुछ तब्दीली इसको ऐसा करे कि बाप की हयाती में अगर बेटा मर गया तो बेटे की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो बच्चे हैं तो उनको डिवाइड किया जा सकता है 1/3 शेयर में बोल के, यानी वालिद साहब के शेयर में डिवाइड किया जा सकता है बोल के। एक जो 1961 जो पाकिस्तान का जो फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस था उस हिसाब से करे, और बांग्लादेश में भी चल रहा है, कुछ मुस्लिम ममालिकात में भी ये बात चल रही है, लेकिन हमारे पास हम शरीयत के हिसाब से ही चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये है सवाल जो पूछे कि भाई मरने के बाद वो क्या करेंगे क्या नहीं, बाप मर गया, दादा जो है प्रॉपर्टीज़ में हिस्से नहीं दे रहे, उस वक्त क्या करेंगे बोले तो हम जो है ये चीज़ों में शरीयत को तो छोड़ के जा नहीं सकते। तो वैसे में कई केसेस भी हुए हैं, और जो बच्चे जो भी हैं बाप मरने के बाद सक्सेशन ओपन नहीं होता, जो भी जितने बच्चे हैं उन्हीं के बीच में डिवाइड होता है, बल्कि ऐसा नहीं है कि जो है बाप भी मर गया, बाप के बाद में सक्सेशन स्टार्ट होता है, रीओपन होता है बोल के, नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ सक्सेशन क्या है? एक मैक्सिम है, स्पाइस सक्सेशन इज बोल के, यानी हक पैदा होता है बाप के मरने के बाद बोले सर। तो उस चीज़ में जो है हमारे को ये देखना ज़रूरी होता है कि मुस्लिम के पहले जितने भी आप जो मुख्तदीर साहब बताए कि यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली नहीं है, कई डिसीजंस हैं। और दूसरी बात जो है फैमिली टेनेंट इन कॉमन इतना ही बोल सकते हैं, जैसे हिंदू लॉ में जो है अगर बच्चा अभी पेट में है तो जो है उनका शेयर क्रिएट होता है। जैसे हमारे पास भी जो है अगर वालिद साहब मर गए ना, बाप के हयाती में वालिद साहब मर गए बोले तो वो नहीं होता, लेकिन बाप के बाद जो है वो अगर वालिद के इससे बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको हक मिलता है बोल के। सवाल बहुत से ये होते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारे मोहम्मदन लॉ के हिसाब से जिसमें कंसेप्ट में ये बताया गया है कि एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज, अब जो है वालिद साहब मरने के बाद में सब लोग मिलके रहते हैं, अब सब लोग मिलके हैं तो जो है प्रॉपर्टी का सब जने मिलके जो है शेयर करते हैं, सब जने एंजॉय करते रहते हैं। उसमें बिजनेस भी रहता है, फादर के बिजनेस से भी जो है वो सब मिलके काम करते रहते हैं, जितना भी इनकम उसमें भी आते रहता है, तो सब मिलके जो है आगे चल के जब अगर ना इत्तेफाकी आ गए तो आगे चल के शेयर करने का रहता है। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि सब मिलके हैं ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವೇರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಒನ್ ರೂಮ್ and one of the shareholder purchase some other property, तो दूसरी प्रॉपर्टी अगर परचेज करे तो उसके बाद में ये होता है कि whether that property can be considered as joint family property or self acquired property of that person। बोले सरकार एक हिंदू लॉ में एक ये है कि प्रॉपर्टी अगर कोई हिंदू खरीदी करते हैं, साथ में जो है दूसरे प्रॉपर्टीज़ रहते हैं,
वो प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टीज पूरे मिला के जो है कल्टीवेट करते रहते हैं, सब एंजॉय करते रहते हैं। तो वहाँ पे एक डॉक्ट्रिन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर बोल के, तो उसके हिसाब से जो है वहाँ पे पार्टीशन पूछने के अख्तियारात रहते हैं। हमारे पास वो बात नहीं रहती। हमारे पास एक चीज़ ये है कि अगर इट इज़ परचेज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली, then only all are entitled for share. If it is purchased by the person out of his income or getting some sources from others, then that property will be he will get the absolute title and interest over the property. One more definition is very important. Whether all the joint holders residing, and sometimes what happens if some person is residing in America or some other places but having the joint family position, suppose I am residing in Gulbarga, my property is in Afzalpur, and if someone is cutting the property, it doesn't mean that I am not in possession of the property. उसी तरह अगर वो भी ऐसा ये करे तो वेदर लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन बहुत सालों से रहने के बाद जो है लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन अप्लीकेबल होता है क्या बोलते हैं, वो चीज़ों में ये नहीं आता कि लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन में बड़ा इम्पोर्टेंट ये रोल है। उसमें जो है हमारा दूसरा पॉइंट भी देखना है कि आस्टर भी एक बड़ा पॉइंट है। आस्टर अब हमारे पास बोलते हैं कि जायदाद में माँ बाप जो है बच्चे को आफ करे बोल के बोलते हैं, वो करने की ज़रूरत ही नहीं रहती क्योंकि बाप एब्सोल्यूट ओनर है। तो उस टाइम पे जो है बाप को ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि बच्चे को आफ करे बोल के, वैसा भी नहीं रहता। और बच्चे को जो है राइट शेयर पूछने का अख्तियार नहीं रहता, तो उस सूरत में जो है वो प्रॉपर्टी को जो है शेयर नहीं पूछ सकते। एक बड़ा अच्छा डिसीजन एक फैसला जेवर की कोर्ट में चला था। उसमें क्या होगा कि माँ जो है एक प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड के मरने के बाद अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर ली। 4 बेटियां थी, चारों बेटियां जो है उस वक्त ये माँ पूछी कि 2 बेटियां की शादी भी करना है। अब वैसे टाइम पे जो है आप कोई भी अगर बेटियां जो शादीशुदा हैं अगर लिए तो ठीक रहता है, अपनी प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहती बोल के, लेकिन वो 2 बेटियां हमारे को नहीं है, तुम बेच के जो है शादियाँ करो बोल के बोले। अब वो बच्ची वो माँ जो है वो बेच के शादियाँ करी। तो 81 का एक सेल डेट था। 81 के बाद में जो है एक बहन दूसरी बहन ही खरीदी करी, यानी बहन के शोहर पैसे देने के बाद दूसरी बहन खरीदी करी और कब्जा ले। 81 में जो सेल डेट था वो बाद में जो है बहनों की नीयत बिगड़ने के बाद में 1992 में एक लीगल नोटिस भेजे, ये बोले कि प्रॉपर्टी में हमारे को हिस्सा होना है। तो वो लीगल नोटिस के बाद फिर उनको कोई जॉब नहीं आया। इसके बाद में इन्होंने भी जो है 3 साल का अरसा था वो सूट नहीं फाइल करे। बाद में जो है फिर से 98 में एक जो दावा फाइल करे पार्टीशन का। पार्टीशन के दावे में जो है वो हिस्सा ग्रांट करे उनको। ये बोले कि ये जो है प्रॉपर्टी पूरी घर के ख़ानदान की प्रॉपर्टी है और माँ को बेचने के अख्तियार तो नहीं थे। तो उसमें ये भी कोशिश करे कि माँ को जो प्रॉपर्टी दी गई थी जो लेने के बाद में सेल डीड के परमिशन देने के बाद में और जो है 12 साल तक जो है वो सेल डीड करने के बाद में नहीं चैलेंज करने की वजह से वो प्रॉपर्टी का जो है सेल डीड में नहीं चैलेंज कर सकते। और माँ के जो अख्तियार थे उस टाइम पे जो उनकी हालत थी, अब ऐसा रहता है देखिए हमारे माशरे में ये होता है कि माँ अकेली होती है, बच्चे छोटे रहते हैं, उस टाइम पे पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज़ द एब्सोल्यूट राइट फॉर द मदर टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे होने के बाद में एक सवाल उठा कि 81 the sale deed was of 1981 and the suit is filed of the year 1998. So how the law of limitation act will play the role, that is whether the suit is barred by limitation or not, this is also to be considered by the courts.
Now, one important decision of the Patna High Court, it was submitted, wherein the mother, once she acquired the title and she sold the property, that property should have been challenged by these daughters within the stipulated period of 3 years. In fact, in the Mohammedan law or Limitation Act, General Law of Limitation Act, जिसमें जो है प्रॉपर्टी अगर सेल हो गई, नॉलेज है, तो विद इन 3 इयर्स अगर सीडीड को चैलेंज करे तो उस वक्त जो है तुम्हारा जो है पार्टीशन जो मिलना है मिल सकता है बोले सकती है। अगर प्रॉपर्टी ऑफ द डेट ऑफ नॉलेज तुम सीडीड करे तो वो प्रॉपर्टी का लिमिटेशन, जैसे कि पार्टीशन दावा जब फाइल होता है तो उसका लिमिटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिनायल इट इज 12 इयर्स। ಯಾವುದೇ ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ದಾವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಾವ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। काज ऑफ एक्शन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है। हमारे वकीलों को भी ये चीज़ मालूम है कि अनलेस दैट पर्सन डिनाइज दैट यू आर नॉट हैविंग शेयर, देन ओनली द काज ऑफ एक्शन विल अराइज एंड द सूट कैन बी फाइल्ड। तो वहाँ पे एक लिमिटेशन एक्ट का इतना बड़ा ये रहा कि 12 इयर्स होने के बाद यू कैनॉट चैलेंज द सीडीड इटसेल्फ। दिस इज द सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ। सो देयरबाय द लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन विल स्टार्ट। हमारे को परेशानी क्या होती थी कि एक मालिक का जो है टाइटल अगर हम माने तो आपका पोजीशन कैसा है कि हम ओनरशिप जो है नहीं पूछ सकते, शेयर नहीं पूछ सकते, क्योंकि हम सामने वाले की ओनरशिप माने हैं। लेकिन ये ओनरशिप मानने के बाद में भी 12 इयर्स अगर हो गया तो वो जो है लिमिटेशन पे पूछना है। एक और बड़ा सवाल ये होता है कि 40-50 साल तक चुप रहने के बाद में एक सूट फाइल करते हैं। सूट फाइल करके बोलते हैं कि वो सूट में हमारे को जो है हिस्सा होना, हमारे वालिद साहब मरे और जितने भी जो है प्रॉपर्टीज़ के नामा है इन्होंने बाद में चढ़ा लिए। तो ये जो है आदमियों को ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे एक सवाल आता है कि आफ्टर का जो प्रिंसिपल है, अब मिल के रहना और शेयर पूछना, ये एक टेनेंट इन कॉमन है। अगर एक आदमी बोलता है कि मैं जो है तुम्हारी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, तुम्हारे प्रॉपर्टी के कब्ज़े में हूँ और मैं जो है मालिक हूँ बोल के जब बोलने के बाद में सारे चीज़ें मालूम होने के बाद में भी कुछ लोगों की ये रहती है कि जहाँ देख कितने साल करता है करन, जब बाद में तो हम ही देखेंगे कानून है तो बोल के जो बैठ जाते हैं। अब 12 साल होने के बाद में यही लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन आने वाला। उन्होंने ये साबित करते हैं कि भाई 12 साल पहले भी मैं बताया था कि इनको जो है प्रॉपर्टी इनकी नहीं है मेरी है बोल के कुछ रिकॉर्ड्स भी ये थे। ये मालूम रहने के बाद में भी जो है इन्होंने जो दावा फाइल करें ये बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन, इवन इफ आई एम नॉट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन आई एम एंटाइटल्ड टू क्लेम द टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन। आफ्टर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन रिसेंटली आया, एक डिसीजन 2023 जो सुप्रीम कोर्ट को AIAR 2023 सुप्रीम कोर्ट मंजीत सिंह वर्सेस ऑल कंसर्न बोल के एक डिसीजन आया जिसमें एडवर्स पोजीशन का बहुत बड़ा जिक्र किया गया है, लिमिटेशन का भी उसमें ज़्यादा से डिटेल में बताया गया और आफ्टर भी बड़ा डिटेल में बताया गया। एक और डिसीजन मैं जो एक बताया था कि लास्ट सेमिनार में 2022 का जो डिसीजन है साबिर अली खान का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ये बोले थे कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का कब्जा बेनिफिशियरी बहुत सालों से है,
ये बात वक्फ प्रॉपर्टी के कंसर्न लोगों को मालूम है या मुतवली को मालूम है, सारे लोगों को मालूम रहने के बावजूद भी अगर उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा नहीं पूछे तो बाय वे ऑफ adverse possession a beneficiary can also become owner of the property. These are the two decisions of the Supreme Court, and number of decisions are there where a person is in possession of the properties, he shall not be evicted with the due process of law. कई डिसीजंस आपको जो है इंटरनेट पे अगर ये भी करे तो आपको मालूम हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना है, क्योंकि मेरा टाइम बिल्कुल कम है, मुख्तदिर साहब ज़रा इंक्रोचमेंट करें तो मैं बड़े मुख्तसर में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। वो ये है कि अनपेड डावर, अनपेड है हमारे पास कुछ लोग शादी के टाइम पे जो है पूरा जो है मेहर अमाउंट देते हैं, कुछ लोग मेहर अमाउंट उधार रखते हैं, डेफर्ड डावर जिसे बोलते हैं। तो वैसे सूरत में औरत को जो है शौहर के हयाती में पूछने के इख्तियारात रहते हैं, हयाती में जो है क्लेम करने के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करने के इख्तियारात रहते हैं। उसके बाद मरने के बाद में बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। मरने के बाद में जैसे मुख्तदिर साहब जब बताए कि जो भी जितना भी उनका मरूम का खर्चा था, जितना भी जो खर्चा था, वो सब मिलके जो है डिवाइड करके वो खर्चा देने के बाद में हिस्से कर लेना बोल के। अब जो मुख्तदिर साहब जो बताए 1/8 शेयर जो बताए वो करेक्ट है। 1/8 शेयर के साथ साथ अगर इनका मेहर अमाउंट बचा है तो वो मेहर अमाउंट जो पूछने के लिए भी जो है उनको जो है इख्तियारात हैं। और 1/8 शेयर के साथ साथ जैसे मोहम्मद अल्लाह का हिसाब है कि 1/8 शेयर जो मदर को जाता है, जाने के बाद में रिमेनिंग शेयर में बेटी को 1 हिस्सा, बेटों को 2 हिस्सा, इस तरीके से होता है। 1/8 शेयर बोले तो बहुत करके एक 20% समझी, तो बाकी के इसमें जो शेयर करने का रहता है। अब वैसे टाइम पे अगर इनका जो इसका डावर अमाउंट भी बचा है, मेहर अमाउंट भी बचा है, तो उसको भी जो है मिला के उन्होंने जो है क्लेम करने के इख्तियारात रखते हैं। अब हमारे पास एक और ये चलते आ रहा है, क्योंकि लेडीज़ को भी ज़्यादा मालूम रहता है, बुजुर्गों को भी मालूम है कि अगर शोहर मरने के बाद में एक सिस्टम है कि जितना भी मेरा जो मेहर अमाउंट है मैं जो है आपको इसके इस वक्त जो है छोड़ दी हूँ, मैं माफ़ करी हूँ बोल के जो है डेड बॉडी के सामने बोलते हैं। ये भी एक सिस्टम तो कहाँ शरीयत में तो नहीं है, लेकिन जब मेरा कहना है कि शरीयत में एक गुंजाइश है कि तुम्हारे को डावर अमाउंट और मेहर अमाउंट और तुम्हारे हिस्सा भी अगर मिलना है तो वैसी सूरत में ये बड़ा दिल करना गलत होता है। क्योंकि अगर मरहूम अगर बग़ैर इसके जो चला गया तो शायद जो है इसमें जो है उनकी पकड़ होगी कि भाई तुम मेहर अमाउंट पे ही नहीं दिए। तो ये चीज़ का भी ज़रा हम ये करना कि बोल देना इस तरीके से तुम माफ़ करे, हम छोड़ दे रहे हैं बोल के बोलना गलत है बोल के हम ज़रा माशरे में ये चीज़ को समझाने की कोशिश करना। एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन चल रहा है कि कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं अप्लाई करना बोल के, क्योंकि हमारे पास भी थोड़े बहुत से डिस्क्रिमिनेशन दिख के आते हैं और हिंदू लॉ में भी थोड़े डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा नहीं है कि हिंदू लॉ जहाँ पे पार्टीशन ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಏನು ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು ಆ 6 ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಸ್ಸೆ ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಲಾ ಇದ್ದಾಗ 1954ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ 54 ನಂತರದ್ದು ಏನು ಆಗಿವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದರಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂತರ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 2005ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು ಹಿಂದೂ
ಹಿಂದೂ ಲಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2005 ಫೆಬ್ರವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತಂದೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಗಂಡು ಮಗನೂ ತಗೋತಾನ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತಗೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಮಗನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ 2 हिस्से ಅಂದರೆ बेटे को 2 हिस्सा, बहन को 1 हिस्सा और माँ को जो है 1/8, बाप को जो है 1/6. इस तरीके से जो है शेयर डिवाइड करके जो डिस्क्रिमिनेट करे हैं, जिसकी वजह से एक सवाल उठा है कि जो आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हस्बैंड एंड वाइफ यानी मैन एंड वुमेन दे आर इक्वल जब बोलने के बाद में ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा करे बोलते. और एक बहुत अच्छा ये सवाल उठाए थे मैडम कि जैसे ही जो है बेटा मरता है बाप के हयात में, इफ सन डाइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, then his heirs are not entitled to claim share in the property. Is it not discrimination? Because Hindu law provides equal share to the deceased son's family. So it is also one kind of discrimination. For that reason, the Shariat is required to be amended, and the common civil code is to be made applicable. ये सब चल रहा है. और एक बड़ा ये चल रहा है कि जैसे मोहम्मद अल्लाह में ये डिस्क्रिमिनेशन आ गया, बेटी को 1 हिस्सा, बेटी को 2 हिस्से. अब ये डिस्क्रिमिनेशन जब आ गया तो जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट, एक बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो है इक्वल शेयर पूछने के इख्तियारात रखते हैं लोग. तो उन्होंने जो है अपने बीवी को और अब दोनों मिल के रजिस्ट्रेशन कराया स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जिसके वजह से जो है वो पूछ सकते हैं हिस्सा बोल के. इस तरीके से इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक जो है वो शादी करके बाद में जो है इसमें हिस्सा पूछे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए. और मेरा ये ख़ास करके कहना है कि सूरह निसा में ये सारे चीज़ा का ये मेंशन है. ये तो खुदा के ये है कानून बोल सकते हैं कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने जैसे अपने हिसाब से जिसको जो करना है उस तरीके से जो है जो ड्राफ्ट करे हैं कुरान शरीफ को, लिहाजा उसमें हम सवालात करना हमारे ईमान के ख़िलाफ़ बात करने के बराबर होता है, वो नहीं कर सकते. लेकिन एक चीज़ ऐसा भी है कि औरत को 1 हिस्सा, मर्द को 2 हिस्से बोले तो हमारे पास मर्द डोमिनेंट सोसाइटी जो शोहर रहते हैं उनके कारोबार रहते हैं, बाहर जितना भी फिरना हर चीज़ का फैमिली अफेयर सारे चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं, और उनके फैमिली उनके बच्चे सारे चीज़ें करने की वजह से इनकी जवाबदारी बहनों से ज़्यादा रहती है. बोले सब बहनों की जवाबदारी जो है घर में रहते हैं, पर्दा नशीन रहते हैं, सारे चीज़ें घर के काम कर लेके जाते हैं. लेकिन जब तक उनको ये करना, एजुकेशन बोलिए, जब हमारी सोचने की बात है, उनकी शादी बोलिए, जितने ज़्यादा खर्चा करके करना. और हमारे शरीयत में ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಗಂಡ ಕೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಂಡನೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಇದೆ, ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ಆನಂತರ ಒಂದು ಶಾಬಾನು ಕೇಸು 1986ದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆ ಶಾಬಾನು ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ತಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು 86ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದ್ರಾಗ ಏನದ ಈಗ ನಾವು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. 125 ಪ್ರಕಾರ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಲಂಸಮ್ ಅಮೌಂಟು ನೀವೇನಾದ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ.
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಟ್ ದಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಈಸ್ somewhat ನಾಟ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ದಿ ವುಮೆನ್ because the word says that all are equal even in the Shariat also. So in this regard the Muqtadir has given the detailed lecture, and the word used by Muqtadir is relating to unpaid debt and no नमाज जनाजे की नमाज होती नहीं बोल के वो भी ये बातें बताएं. इनको हाईलाइट करना चाहिए. वो लोग जो है हमारे बाप लिए होंगे, हमारे तो क्या भूल के लिए क्या हमारे बाप लिए बोले तो कौन से प्रॉपर्टी वो नहीं लिए. हम जो है प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं, हम कहीं को देंगे. कौन गवाह थे, कौन आए थे, कौन गए थे, सारे चीज़ें सवालों का जो है पूरा एक बकेला खड़ा करते हैं. तो इस तरीके से जो है हमारे को ये भी एक ये करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि जो है बाप का कर्जा दूसरे दिन ही कर्जा रख के जो है हम प्रॉपर्टियाँ डिवाइड करना या कर्जा रख के जो है उधारा रख के हम दूसरे काम करते जाना, ये शरीयत में परमिसेबल नहीं है. जैसे हिंदू लॉ में भी वही बात है, डेट ऑफ फादर इज टू बी पेड फर्स्ट बोल के. तो इस तरीके से एक और एक डिसीजन जो हमारे हाईकोर्ट का था AR 2004 कर्नाटका पेज 295 इब्राहिम अहमद पटेल वर्सेस जमरुद भी बोल के, इस फैसले में जो है ये प्री डिसीजड दी हेयर्स ऑफ प्री डिसीजड सन्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम शेयर इन दी प्रॉपर्टी. तो इसके बारे में भी कई डिसीजंस हैं, वो भी बताए तो भी जो है बहुत ये टाइम भी लगता है जिसको डिस्कशन करने के लिए. तो मेरा ये कहना है कि जितने भी हम कोशिश इस वक्त कर रहे हैं हमारे कौम को जो है उसका फ़ायदा पहुँचे, हमारे वकीलों को फ़ायदा पहुँचे, और जितने भी मेरे बहनें हैं उनको भी जो है ये सारी चीज़ों का जो है फ़ायदा पहुँचने के लिए ये किया गया है. आज जो है आप इतने लोग आए, पहला लेक्चर था और मुख्तदिर साहब भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में बताया, और उसके बाद में मैं भी जो है इस चीज़ को आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि हमारे सेडम के वकील साहब लाल अहमद वकील साहब भी आए हैं, तो एक सिर्फ मैसेज पे आए हैं कि हमारे मेरे दोस्त मकसूद साहब हैं और हमारे असद अंसारी साहब रिटायर्ड, ये सब आप लोगों के आने की वजह से और भी हमारे को हिम्मत बढ़ गई. नेक्स्ट टाइम पे जो है हम और दूसरे टॉपिक पे जितना भी हो सकते हैं शरीयत पे भी करेंगे, हिंदू लॉ पे भी करेंगे, कंपैरिजन ऑफ स्टडी इन हिंदू लॉ एंड शरीयत दोनों के हिसाब से भी जो है ये काम करेंगे बोल के कहते हुए मैं मुख्तदिर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और आप सब लोग आए, आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಮುಖ್ತದಿರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗಿಗಳು ಕಲೀಗ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮಾತು